नाजरीन कहते हैं कि इंसान की शख्सियत का पहला तासुर उसकी मुस्कुराहट से होता है, लेकिन हम में से अक्सर लोग दांतों की सेहत को तब तक इम्पोर्टेंस नहीं देते जब तक दर्द से रातों की नींदें हराम ना हो जाए। या फिर साथ वाला कहना देखे यार बहुत स्मेल आ रही है। और इससे भी ज़्यादा अहम बात ये होती है कि तिब्बी तहकीक ये बताती है कि दांतों की गंदगी सिर्फ मुंह तक महदूद नहीं रहती, बल्कि ये दिल और मैदे की बीमारियों का पेशखैमा भी बन सकती है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी और अपने बच्चों की ओरल हाइजीन को बेहतर बना सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ डेंटल सर्जन डॉक्टर आमिर साहब। शुक्रिया आपके वक्त का। सदाए रमज़ान में आपको वेलकम कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये बड़ी मिसकंसेप्शन है कि अगर कोई इंटरनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दांत जो है वो एक्सटर्नली अगर आपने साफ़ नहीं किए हुए तो ही बस वो गंदे होते हैं। आपके अंदर ऐसी क्या क्या तब्दीली आ रही होती है जिसकी वजह से दांत जो हैं वो पीले होना शुरू हो जाते हैं, स्मेल आना शुरू हो जाती है? अच्छा, ये देखें, हमारा जो मुंह है ये बिल्कुल आप समझ लें हमारी पूरी बॉडी का जो भी कनेक्शन है ये इसी के थ्रू है। हम जो भी खाते पीते हैं वो इसी के थ्रू अंदर जाता है। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसे हैं, जैसे हमारा मैदे का जितना का सिस्टम है, सारा मैदा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी जितनी है वो माउथ के साथ लिंक्ड है। अब वो जितनी मैदे की बीमारियां हैं वो भी मुंह के जरिए नुमायाँ होती हैं। इसी तरह जितनी सांस की बीमारियां हैं, हमारा वो भी सारे का सारा लंग का सिस्टम भी मुंह में नुमाया होता है और उनके सारों के असरात भी उससे आते हैं। इसी तरह स्टोमक की एसिडिटी, जिसमें आप कह लें तेजाबियत जितनी होती है, उसकी वजह से दांतों में, मसूड़ों में अल्सर्स बनना और दांतों के अंदर एक स्पेसिफिक किस्म का एक फीचर होता है जिसे आप एरोजन कहते हैं। वो एसिडिक कंटेंट की वजह से दांत घिसने शुरू हो जाते हैं, सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है, उनके कलर चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो कि नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जो लंग डिजीज़ हैं उसमें सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं जो कि सल्फर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं। वो स्मेल आने के भी जो एक निशानी है वो भी इस वजह से है कि वो स्टोमक के इश्यूज हो सकते हैं या कोई ना कोई सांस। अच्छा, ये भी होता है कि चले ये स्मेल लाना तो आप कह रहे हैं कि स्टमक इशू से भी रिलेटेड हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के दांत जो पीले होते हैं, हालांकि वो ब्रश चाहे दिन में 2 दफ़ा कर रहे हो, एक सुबह उठ के और एक रात को सोते हुए, ये भी किसी और बीमारी की वजह से हो सकते हैं आपके? अच्छा, मोस्टली जब दांतों की बनावट शुरू होती है, हम बात कर रहे हैं जब बच्चे की उम्र है या बच्चा पैदा होने से पहले जब माँ के पेट के अंदर है। अब देखें, उसमें सर्टेन मेडिसिन्स हैं और कुछ पानी है, पानी की मिकदार में एक सर्टेन फ्लोराइड का कंटेंट होता है। ये 2 चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर इसका नॉर्मल मियाद से या नॉर्मल मिकदार से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाए तो वो जब उसकी बनावट हो रही होती है दांतों की तो उसके अंदर परमानेंट स्टेन्स आ जाते हैं, वो ब्राउन स्टेन्स आ जाते हैं, वो ज़्यादा पिलाहट में आ जाते हैं, तो उसकी बनावट के अंदर ही कलर में चेंजेस आ जाती हैं। तो वो फिर दांत एज इट इज़ ग्रो करता है जिस भी कलर या जिस भी मेडिसिन या जिस भी फ्लोराइड्स की वजह से। हम टर्म यूज़ करते हैं उसके लिए कि फ्लोरोसिस हो गया है। इसी तरह कुछ एरियाज़ हैं पाकिस्तान में स्पेसिफिक, जैसे मियाँ वाली साइड है, तो जनूबी पंजाब के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ के वाटर कंटेंट में ये ज़्यादा फ्लोराइड है और जिसकी वजह से वहाँ के जितने बच्चे हैं उनमें फ्लोरोसिस की ये चीज़ बहुत कॉमन देखी गई है। अच्छा, इसके अलावा दांतों में पिलाहट जो दूसरे सफाई के अलावा स्मोकिंग, छालिया, ज़्यादा चाय, कॉफ़ी और ये कुछ ऐसे हमारे रूटीन के हैबिट्स हैं। अच्छा, जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि कुछ ग्रो ही अगर ऐसे किए तो फिर वो पीलापन नहीं जा सकता, वो पीलापन उसकी बनावट के अंदर है। उसके लिए फिर और दूसरे मेथड्स हैं जिसमें आप वाइटनिंग के कुछ तरीके हैं जिससे हम किए जा सकते हैं, या फिर विनियर्स के साथ उनकी आउटर सरफेस को लेयर किया जा सकता है, तो उससे वो कलर इम्प्रूव हो जाता है। अच्छा, हमें ये भी बताएं कि लोग बहुत सारी गलतियां कर रहे होते हैं, बल्कि तजर्बे कर रहे होते हैं दांतों के साथ। कुछ हंस गया तो फ्लॉसिंग की बजाय वो कोई ना कोई जो भी चीज़ पड़ी हुई है, कोई रैपर पड़ा हुआ है, कोई चीज़ है, उससे जनाब अपने दांतों में से वो ऐसे पार्टिकल्स निकाल रहे होते हैं। ये कितना नुकसान पहुंचाते हैं और जर्म्स कितने फैलते हैं इससे आपके मसूड़ों के अंदर? बिल्कुल, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो भी चीज़ गम में यूज़ करें वो हाइजेनिक कितनी है। रैपर्स, टूथपिक्स, ये सारे हम कहाँ से ले रहे हैं? आम सर्फेस पे पड़े हुए हैं जहाँ से वो जर्म उसके साथ लगे होते हैं। और जब भी हम गम्स को या दांतों को इरिटेट करेंगे, वो जर्म उसमें इंजेक्ट करेंगे, तो वहाँ कोई ना कोई रिएक्शन आ जाता है, वहाँ कोई ना कोई स्वेलिंग आ जाती है, वो सारी चीज़ें ट्रबल में चली जाती हैं और रादर देन गम्स ठीक हों वो ब्लीडिंग की तरफ चले जाते हैं। जो डेंटल फ्लॉस है उसके ऊपर एक स्पेसिफिक मटेरियल लगा होता है जिसे हम क्लोरहेक्सिडिन, या वो वैक्स की फॉर्म में लगा होता है या वो डिप्ड होता है उसके अंदर। तो जब हम वो फ्लॉस यूज़ करते हैं, देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स मार्केट में, बहुत सारे ब्रांड है, तो वो उस एरिया को ना सिर्फ क्लीन करता है बल्कि वहाँ पे वो डिसइंफेक्ट भी करता है। और दूसरी बात,
फ्लॉस देखें फ्लेक्सिबल मटेरियल है, ठीक है, तो वो इरिटेट नहीं करता, वो गम के कंटूर के साथ साथ जाता है, जबकि टूथपिक हार्ड मटेरियल है, वो गम के कंटूर के साथ नहीं जाता, वो अपना कंटूर बनाता है, अपने तरीके से उसे इंजर करता है, तो दैट इज नॉट सूटेबल। हमें डेंटल फ्लॉस पे रहना चाहिए और हमें उसकी क्लीनिंग नहीं के तो वरना लोग अम्मियों के वो घर में डब्बे नहीं होते नलकियों वाले, वो ढूंढते हैं फटाफट कोई गोश्त बिल्कुल का ऐसे, खा लिया, उसके बिल्कुल बाद ऐसे। ये मसाइल रूटीन का धागा यूज Yes, कर लेते हैं, रूटीन का हालांकि धागा वो use भी कर लेते इरिटेंट है, वो भी हैं। बहुत बड़ा इरिटेंट। ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों के हवाले से कितनी एहतियात करने की ज़रूरत है जब उनके दांत आ रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं, या दूध के दांत होते हैं, अगर उसको कीड़ा लग जाए तो वो दूध के दांत तो फिर ख़त्म हो गए, उसके बाद मुस्तकिल जो दांत आने हैं उन पर भी इसका इफेक्ट होता है? ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जहाँ पे हम बच्चों की बात करते हैं तो उनके पेरेंट्स की एजुकेशन जो है ना वही सारा उसे लेके आती है, और इसी पे हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो डिपेंडेंट है। बच्चों के दूध के दांतों से बिल्कुल कीड़ा परमानेंट पे जा सकता है। अब सेइंग दिस मीन्स कैसे, क्योंकि मुंह के अंदर एक ओरल इन्वायरमेंट है, जो बैक्टीरिया है, जो जर्म्स हैं, जिसे जो डिके करते हैं दांतों में, वो मुंह के अंदर एक ख़ास मिकदार में प्रेजेंट है। अब जितने वो बढ़ते जाते हैं उतना मुंह का ओरल इन्वायरमेंट चेंज होता जाता है और उतने वो बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। हमें इसलिए जहाँ भी कैविटी लगे उसे सेटल डाउन करना चाहिए, उसे टाइमली एड्रेस करना चाहिए, ताकि वो दूसरे दांतों की तरफ अपना रुख ना कर सके, उनको डैमेज ना कर सके। हमारी बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है कि ये तो दूध का दांत है, इसने तो गिर जाना है, इसकी क्या जरूरत है कैविटी इसकी सेटल डाउन करने के लिए। तो बट उसका सारे का सारा इम्पैक्ट हमारी परमानेंट डेंटिशन पे है, जो कि मुंह के अंदर 6 साल की उम्र से आना शुरू हो जाते हैं परमानेंट टीथ, और वो अपनी रहती जिंदगी तक बच्चे के मुंह में उसके साथ चलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम ये भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चों के जो दांत हैं, जो अगला हिस्सा है वो बाहर की तरफ होता है, जबड़े की साख्त ही बदली हुई होती है। ये किस वजह से है कि सूदर वगैरह इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करवाई जा रही हैं, या फिर बच्चे जो हैं रात को अगर सोए हैं तो फीडर मुंह में रख के सो गए हैं, उससे भी ये मामला ख़राब होता है? देखिए, 2 फैक्टर्स होते हैं। एक जेनेटिक फैक्टर्स है, अगर पेरेंट्स में से किसी की जॉ की डेवलपमेंट इस तरह है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में आ जाती है। दूसरे हमारे हैबिट्स हैं। हैबिट्स में बिल्कुल आपने सही कहा, जिसे आम वर्ड में चूसनी कहा जाता है या सूदर्स कहा जाता है, वो जब एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन से ज़्यादा दी जाए बच्चों को, आप दें उन्हें 10 मिनट के लिए चुप कराने के लिए, लेकिन उसके बाद इट शुड बी रिमूव। बाकायदा वो तो एक गले में हार की तरह लटका के रखते हैं कि जब बच्चे का दिल चाहे तो वो निकाल के उसे इस्तेमाल, जैसे ही वो रोना शुरू करे उसे वो चूस नहीं दे, उसे दे। तो उससे जो जॉ की, अपर जॉ के तालू या पैलेट की जो शेप है वो चेंज हो जाती है, वो नैरो हो जाती है, क्योंकि वो जो उसका जो सूदर का आप एंड पे जो फॉर्म है, जो निपल जिसे हम कहते हैं, वो उसमें एक स्पेसिफिक फॉर्म ले लेता है, वो तालू की बनावट चेंज कर देता है, उसे नैरो कर देता है। जब वो नैरो होती है तो जॉ ने ग्रो तो करना है, वो नैरो के साथ फॉरवर्ड ग्रोथ में चला जाता है। इसकी वजह से वो आगे एक बड़ा स्पेसिफिक सा बग्स बनी अपीयरेंस आना शुरू हो जाती है, जैसे खरगोश के 2 दांत हैं वो इस तरह सामने निकलने। अच्छा, इसमें सूदर्स के अलावा थंब सकिंग भी एक हैबिट है, बच्चे कुछ अंगूठा चूसना शुरू कर देते हैं। मैं ये कहने लगी थी कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अंगूठा चूसते, मतलब उनसे अगर आपने सूदर या चूसनियां ले ली है ना, उनके पास अंगूठा है, वो छुड़वाना बहुत मुश्किल। अब देखें, उसके लिए पेरेंट्स को चाहिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव भी हैं। अंगूठे पे थोड़ी सी मिर्च लगा दें, वो बच्चे के लिए कंफर्टेबल नहीं होगी, या मुसब्बर लगाया जाता था, हाँ कुछ ना कुछ, या इवन अगर ग्लव्स पहना दें तो उनकी वो फीलिंग चली जाती है। सो देयर आर वेज टू सेटल इट डाउन, लेकिन इसका बहुत हार्मफुल इफेक्ट है, और वो आप कह लें कि दांतों में फिर अल्टीमेटली। अच्छा, इसकी वजह से दांत टेढ़े भी हो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं वो जब दांत आ रहा हो तो जुबान नहीं लगानी चाहिए, दांत टेढ़ा हो जाएगा। बचपन से हम सुनते हैं, क्या है, क्यों लगा रहे हो, जुबान क्यों लगा रहे हो, तुम्हारा दांत टेढ़ा हो जाएगा। अच्छा, जुबान तक तो ठीक है, लेकिन ये जो दूसरी चीजें हैं ना, थंब सकिंग और ये जो फीडर। अच्छा, फीडर की आपने बात की, रात के टाइम सूदर्स लेने के साथ फीडर की जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है वो ये कि जो बच्चे ओवरनाइट फीडर मुंह में रख के सोते हैं, वो जाहिर है जो हमारा मिल्क है वो उसमें सर्टेन इंग्रेडिएंट्स हैं, एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है, तो वो मुंह का ओरल इन्वायरमेंट ऐसा करेगा कि उन बच्चों में कैविटीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप होती हैं। तो फीडर मुंह में लेके सोने की वजह से ना सिर्फ दांत टेढ़े होते हैं, बल्कि दांतों में बहुत ज़्यादा कीड़े लगते हैं, और वो बहुत ज़्यादा ट्रबलसम है। अच्छा, ये जो मसूड़ों से खून आना है, क्या ये आप ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहे, या फिर कोई विटामिन या मिनरल्स हैं जो आपकी बॉडी में कम हुए हैं और वो जाहिर यहाँ पर हो रहे हैं? मल्टीफैक्टोरियल है ओरल हाइजीन, वन ऑफ द फैक्टर। आप क्लीनिंग नहीं रख सक रहे, आप उसे साफ नहीं कर सक रहे,
और ये एक बहुत नॉर्मल बात है कि साल में एक दफ़ा हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि घर में पॉसिबल नहीं है कि स्केलिंग के लिए क्योंकि घर में पॉसिबल नहीं है कि आप सारा एरिया खुद क्लीन कर सकें, नंबर 1। दूसरा, उसके बाद अब मेडिकल कंडीशंस में आए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें इम्पार्ट करती हैं। अगर आपके गम्स में ब्लीडिंग है तो इट मीन्स कि वहाँ पे लोकलाइज्ड गम में इन्फेक्शन ज़रूर आ चुकी है, वो या सफाई ना होने की वजह से है या कोई ना कोई बोन डिजीज, उसके नीचे हड्डी पड़ी हुई है, या कोई टूथ डिके, वहाँ पे बैक्टीरिया इकट्ठा हो रहा है, तो वहाँ पे कोई ना कोई डिजीज ज़रूर मौजूद है, नंबर 1। मेडिकली भी बहुत सारी ऐसे इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से आ जाती है, जैसे विटामिन सी और के, एक इम्पॉर्टेंट विटामिन हैं, उनकी डेफिशिएंसी की वजह से ब्लीडिंग गम्स आ जाते हैं। कुछ लोग ब्लड थिनर्स लेते हैं हार्ट कंडीशंस की वजह से, उसकी एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा खून पतला हो जाए तो भी ब्लीडिंग के चांसेस हो जाते हैं। डायबिटीज़ में ब्लीडिंग बढ़ जाती है। इसी तरह इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं जैसे ल्यूकीमिया है, उसमें ब्लीडिंग आ जाती है। इसी तरह आप कह लें कि HIV के कुछ सिम्टम्स हैं जिसमें ब्लीडिंग बढ़ जाती है। तो इसके दूसरे फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं जिसे हमें काउंटरैक्ट करना है। अच्छा आमिर साहब, लास्टली है तो थोड़ा लाइटर नोट पे, अगर अक्ल दाढ़ निकलवा दे तो अक्ल चली जाती है ऐसा कुछ पहले आप बताएं, निकलवाई कि नहीं है? अभी मेरी आई नहीं है अभी आई नहीं है, इसका मतलब फिक्र पहले से आपको फिक्र है अकल यहाँ है ना, अभी वो ट्रांसफर नहीं हो रही, आपको फिक्र ही नहीं है, आपकी आई नहीं है तो जाने से भी कोई प्रॉब्लम कोई परवाह नहीं है। अकलदाढ़ एक स्पेसिफिक एज में आती है, इसलिए उसे अकलदाढ़ से लिंक किया जाता है। वो 18 साल के बाद तकरीबन मुंह में आना शुरू होती है, 17-18 प्लस माइनस, तो इसलिए हम कहते हैं कि बंदा थोड़ा सा, हम सपोज करते हैं, वो मिसाल भी तो आती है ना कि अकल है तो सोचा ही सोचा नहीं है तो मौजा ही मौजा। बिल्कुल तो मेरा ख्याल है मौजें करनी हो तो अकलदाढ़ निकलवा दे। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और वाकई जी अपनी अकलदाढ़ का वेट करें, और अगर नहीं आई तो मायूस ना हो, आपकी अकल यहाँ पे तसल्ली रखें, अकल का इस्तेमाल यहाँ से करना। वो कहते हैं ना यदि अकल गिटे वो वाला हाल नहीं, लंबे लोगों को कहा जाता है वैसे ये हम पे भी फिर आ रहा है।